हमने अब तक जो एपिसोड पढ़ी उसी क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वह है फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस। इस फिजियोलॉजिकल अप्रोच में हम देखेंगे कि इनका जो जनक थे, दैहिक उपागम के जो जनक थे वो थे विलियम वुंट, जिनका टाइम पीरियड था 1832 से 1920 तक। इसी पीरियड में उन्होंने 1879 में मनोविज्ञान का जन्म भी दिया, जिसका मनोविज्ञान जनक कहलाए। इस दैहिक उपागम में हम जो स्टडी करते हैं, मानव बॉडी की करते हैं, मानव शरीर करते हैं, मानव मस्तिष्क करते हैं। हम देखते हैं कि मस्तिष्क के अंदर जो स्नायु कोशिकाएं हैं, स्नायुविक अंतर आंतरिक संबंधिक मार्ग है, वो 12 बिलियन है। और मानव वयस्क में जो वयस्क मानव है उसमें जो कोशिकाएं, स्नायु कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या 30 से 40 ट्रिलियन, इनकी 30 से 40 ट्रिलियन खराब है। और मानव मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनकी लगभग 60 ट्रिलियन संख्या है। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है, केवल मस्तिष्क में वो 86 अरब से 100 अरब तक संख्या है न्यूरॉन्स की। अब पूरी बॉडी में लगा लीजिए कितने अरब न्यूरॉन्स होंगे। न्यूरॉन्स जो है वो एक कम्युनिकेटर है, संदेशवाहक है, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक किसी भी सूचना को पहुंचाने का। अब ये जो आपको मैं ब्रीफ बताया, ये जो क्रियाएं होंगी ये सब व्यवहार की उत्पत्ति में मदद करेंगी, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की उत्पत्ति में, क्योंकि व्यवहार ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता। व्यवहार पर सारा काम किया गया है। संप्रति व्यवहार के अध्ययन में दैहिक उपागम का प्रयोग बढ़ गया। इसमें व्यवहार के नियंत्रण के केंद्र के रूप में मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को आधार माना। मीन्स जो मस्तिष्क है और तंत्रिका तंत्र, इसका बेस रहा। जो अभी हमने ये सारी बात की थी, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को आधार मान करके ही किसी भी चीज का व्यवहार घटित होता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार घटित होता है। अब जैसा मैंने बताया कि मस्तिष्क में लगभग 12 बिलियन स्नायु कोशिकाएं, स्नायुविक अंतर संबंध और मार्ग पाए जाते हैं। इस उपागम में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि व्यवहार या क्रियाओं की अवधि में मस्तिष्क एवं अन्य स्नायु प्रणाली में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। देखिए, जो बिहेव हो रहा है उसमें चेंजेस हो रहे हैं बिहेव में, चाहे हाथ के द्वारा हो रहा है, आंख के द्वारा हो रहा है, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के द्वारा जो चेंज हो रहा है उसमें मस्तिष्क और तंत्र का विशेष रूप है, ये इनका बेस है। ऐसे परिवर्तनों का अध्ययन और उनके व्याख्या करना स्नायुविक जैविक उपागम का मेन कार्य रहा। इस तरह से आंख है और या ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें उद्दीप्त होने पर मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया गया। जैसे आंख है, आंख में मान लीजिए हम कोई चीज चुभाएं इस फिगर में, तो शट से हमारी आंख बंद होती है। उसको कितनी जल्दी एक्शन हुआ होगा कि हमारी उंगली यहाँ टच हो रही है आईब्रो पर, उधर मस्तिष्क ने कहा, न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाया और तुरंत हम लोग अपने आँख के पलक है उसको बंद कर लेते हैं। तो ये पूरा स्टेप जो है इस व्यवहार की घटित होने की क्रिया को दर्शाता है। आधुनिक अध्ययनों से यह भी पुष्टि होती है कि व्यवहार एवं अनुभूतियों और मस्तिष्क की क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध है। मीन्स फिर वही बात आ गई कि जो भी बिहेव हो रहा है इन दोनों में बहुत ही फास्ट रिलेशन है। यानी कि व्यवहार में मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र में व्यवहार जो भी घटित हो रहा है वो एक फास्ट रिलेशन के बेस पे, जो अभी बताया कि कम्युनिकेटर कौन कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों में भय एवं क्रोध संबंधी संवेगात्मक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन इसमें कर सकते हैं और निष्कर्ष दे सकते हैं।
मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट भागों का विद्युतीय उद्दीपन किया जाए तो उपयुक्त संवेगों का प्रदर्शन होने लगेगा। इसी प्रकार मस्तिष्क के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों को विद्युतीय उद्दीपन दिए जाएं तो प्राणी को आनंद की, पीड़ा की, पूर्वानुभव संबंधी स्मृतियों की भी धूमिल छाया दिखाई पड़ सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि व्यवहार की स्नायु जैविक क्रियाएं जो प्राणी के अंदर हो रही हैं उनका निर्धारण विश्लेषण किया जाता है। मीन्स ये कि यदि इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युतीय आघात दिया जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति की हैप्पीनेस का, उसके पेन का और उसके जो पुराने अनुभव हैं यानी कि एक्स एक्सपीरियंसेस, उनका भी हम फीलिंग कर सकते हैं विद्युतीय आघात के द्वारा। ये चीज इन्होंने बताई। इस उपागम की जो प्रमुख कठिनाई है वह है कि स्नायुविक जैविक अध्ययनों के लिए जीवित प्राणी का मिलना बहुत मुश्किल। भाई किसी जीवित व्यक्ति से कहा जाए कि भाई हम आप प्रैक्टिकल करेंगे और आपके कितने न्यूरॉन को गिनेंगे, क्या वो तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए जिस कारण से जो इसके निर्णय थे उसमें सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता कोई भी जीवित व्यक्ति, और इस कारण से इसकी स्टडी में भी दिक्कत आती है। तो जो इसके उपलब्ध क्षेत्र है वो सीमित रहे। ऐसी अवस्था में कोई व्यापक सिद्धांत प्रतिपादन करना बहुत ही मुश्किल था। वो उसका कारण यही था, कोई व्यक्ति स्वतः अपनी बॉडी को किसी भी प्रैक्टिकल करने वाले के लिए प्रयोज्य के तौर पे नहीं देता, जिस कारण से उसके जो रिजल्ट है वो संकुचित रहे। इसलिए व्यवहार के अध्ययन की अधिकांश परिस्थितियों में स्नायु जैविक परिवर्तनों का निर्धारण की अपेक्षा व्यवहार के पूर्ववर्ती कारणों का विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त करना अपेक्षाकृत व्यवहारिक होगा, ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा। अब इनके कुछ निष्कर्ष हैं, किसके? इस दैहिक उपागम के। उन दैहिक उपागमों को, हर उपागम के कुछ ना कुछ निष्कर्ष हैं, उसी क्रम में उनके भी निष्कर्ष हैं। इसमें उन्होंने कहा कि व्यवहार जो हो रहा है, व्यवहार जो हो रहा है या क्रियाएं जो हो रही हैं वह सब स्नायुविक आधार पर हो रहा है। स्नायुविक आधार के निर्धारण के लिए जैविक उपागम है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। इन्होंने बताया, जो पहला निष्कर्ष दिया कि व्यवहार या क्रियाएं स्नायुविक आधारों का निर्धारण ही जैविकीय उपागम है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि विभिन्न मस्तिष्क जो मस्तिष्क है और स्नायुविक प्रणालियां हैं, उनके व्यवहार का नियमन या उद्धरण करते हैं। किसका? व्यवहार का नियमन करते हैं। बात सारी वही है कि मस्तिष्क स्नायु का जो रिएक्शन है उसके आधार पे ही व्यवहार हो रहा है कोई भी। फिर ही कह रहे हैं इस उपागम के व्यवहार की अवधि में मस्तिष्क ये फिर आ गया और अन्य प्रणाली में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन यहाँ होता है। जो मस्तिष्क है और दूसरी प्राणियों के द्वारा जो व्यवहार में चेंजेस हो रहे हैं उसका अध्ययन भी इस दैहिक उपागम में होता है। उन्होंने बताया कि इस उपागम का उपयोग अपेक्षाकृत कठिन, क्यों कठिन है?
क्योंकि कोई भी मानव खुशी खुशी प्रैक्टिकल के तैयार नहीं होता है और वो प्रयोज्य के तौर पे नहीं मिल पाता है। हमारे जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो किसी न किसी बायोलॉजिकल एनिमल के ऊपर होते हैं। ह्यूमन भी एक बायोलॉजिकल एनिमल, हम भी एक बायोलॉजिकल जानवर हैं। इस क्षेत्र में ज्ञान अभी लिमिटेड है, इस पर अभी काम चल रहा है। और लिमिटेड क्यों है? क्योंकि वही लिविंग थिंग्स में जो ह्यूमन है यानी कि मेन है, वो आसानी से नहीं मिल पाता है, जिस टर्म्स पर इसके अंदर लिमिटेड है। हमारा जो अगला उपागम होगा उसका नाम होगा सोशियो कल्चर अप्रोच, मीन्स सामाजिक सांस्कृतिक उपागम।